हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। और आज हम बात करेंगे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स के थ्रू बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको आप कैसे पास कर सकते हैं अनअकैडमी और लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को फॉलो करके। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको बीपीएससी से जुड़े हुए सारे एग्जाम से जो भी मैटर हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हिंदी से नेट भी हूं, मुझे 3 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया है 2017 में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको बेसिकली हम देते क्या क्या हैं। तो हम आपको देते हैं, जो आप हमारा सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। मैं और मेरे जैसे कई एजुकेटर्स आपको डेली लाइव क्लासेस देंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे हम, और आप अपने टेस्ट देकर और क्विजेस देकर अपनी पढ़ाई को भी, अपनी परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हैं कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लाखों लोग रोज टेस्ट देते हैं, तो वो चीजें आपको फायदा करेंगी। टेस्ट सीरीज जैसे भी इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ाऊंगा मैं, और भी एजुकेटर्स पढ़ाएंगे यहाँ पे। जैसे अभी मैं इकोनॉमी का सेक्शन लेके चल रहा हूं, बीपीएससी के लिए इकोनॉमी का सेक्शन जो है उसको बहुत थॉरोली कवर करने वाला हूं। जैसे आज भी जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है वो पढ़ के। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अपने बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जिनके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। कभी ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस दौरान ईयरफोन लगा के आप क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं, तो ये भी आपको मिलता है। ये हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं, ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बीपीएससी सब्सक्रिप्शन की, कि जो बताया हमने, जो सारी चीजें आपको मिलती हैं वो कितने रुपए में मिलती हैं। तो वो वैसे तो फीस 7,000 है, लेकिन अगर आप ये मेरा कोड डाल देंगे RKMUS तो आपको ये फीस कितने में पड़ेगी, 6,300 रुपए में आप एक साल अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स का और मेरी क्लासेस का भी। तो सोचिए आपको कितना सस्ता पड़ रहा है, लगभग 525 रुपए एक महीने का आपको ईएमआई पड़ेगा। लेकिन अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो ये आपको और सस्ता पड़ने वाला है, 7,560 रुपए पड़ने वाला है, मतलब लगभग 315 रुपए एक महीने का, जो कि बहुत नॉमिनल फीस है। आप घर पे बैठे हुए अपनी तैयारी इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करें आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं बीपीएससी में, तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आज इकोनॉमी का ही जो सेकंड पेपर है, उससे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 आई थी। ठीक है, ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 आई थी, इससे जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन बीपीएससी कभी पूछता है, अच्छा इसकी संभावना हमें क्यों लग रही कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दरअसल जब 64वीं बीपीएससी का मेंस हुआ तो आप देखेंगे वहां पे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो रिपोर्ट्स पर पूछे गए थे। कौन कौन सी रिपोर्ट्स थी तो आपको भी पता है, एचडीआई वाली रिपोर्ट थी, जो मैंने अपना पहला लेक्चर लिया है उसमें मैंने वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, हल्का सा बताया है। आज उसी तरह से मैं ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत थॉरोली। आप इसको ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। इसके अलावा भारत में बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस पर भी एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि 64वीं बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था एचडीआई इंडेक्स पे पूछा था कि कैसे वो और भी कारक हैं, उसमें जो रिपोर्ट है वो और भी कारण बताती है कि असमानताएं कैसे बढ़ने वाली हैं ना। हमने देखा था ना, आय, औसत और वर्तमान की स्थिति से परे निकल जाती है वो रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट पूछी गई थी जो UNSDSN पूछा जाता है, बेसिकली वैश्विक जो खुशहाली सूचकांक है उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट से, कि सुखदायिता के जो समर्थक सूचकांक हैं उसके आधार पर भारत का प्रदर्शन कैसा है ये बताइए। तो वो जो 2 क्वेश्चन लगातार आए थे रिपोर्ट्स में वो लोगों को ट्रबल्ड किए थे, ठीक है, और उसे लोग अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हो, क्योंकि रिपोर्ट्स, अगर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो वो बहुत कम होती हैं, बहुत ज्यादा उनकी संख्या होती नहीं। तो जैसे वो 2 रिपोर्ट्स हैं, ऐसे 2-3 रिपोर्ट्स और होंगी बस। तो आप सोचिए, अगर आप इस तरह के 1-2 क्लासेस के थ्रू, मेरी 1-2 क्लासेस के थ्रू वो रिपोर्ट्स भी कवर कर लेते हैं, जैसे मैं आज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको कौशल भारत मिशन रिपोर्ट करवाऊंगा कुछ दिनों के अंदर। तो उससे होगा क्या,
आपकी तैयारी ना इतनी मुकम्मल हो जाएगी कि जिन क्वेश्चंस में लोग फंस रहे होंगे, जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उन क्वेश्चंस में आपकी कलम चल रही होगी। और जब कलम चलती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस जो गेन होता है वो आपको कम से कम 20 से 30 नंबर का जो मतलब एक एज दिलाता है। और जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वहीं सेम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, इसीलिए बीपीएससी को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है मेंस पेपर को। और इसी संदर्भ में आज मैंने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आपके लिए ले आई है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या कहती है भारत के बारे में, भारत को इस क्षेत्र में कैसे और सुधार करना चाहिए। क्योंकि जो चीजें हैं अभी बिजनेस का जो माहौल है, ठीक है, पोस्ट कोविड-19 आप देख रहे हैं कि बिजनेस बहुत कोलैप्स कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में हो सकता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पूछ ले बीपीएससी। बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स वगैरह पूछ रहा है वो ट्रेंड यही शो कर रहा है। अब देखिए मोटे स्तर पे हम यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे डूइंग बिजनेस परियोजना के बारे में कि ये परियोजना क्या है जो ये रिपोर्ट्स वगैरह बनाती है। फिर हम देखेंगे जो कि डूइंग बिजनेस के जो संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, तो हमने क्या देखा था कि मुख्यतः यहाँ पे अभी आगे भी हम देखेंगे 5 सेक्टर लिए हैं या 5 हेड्स लिए हैं, उनके अंदर 12 सब हेड्स हैं टोटल। और उन 12 सब हेड्स पर परफॉर्मेंस कैसी होती है देशों की, उसी के आधार पे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वो संकेतकों को हम देखेंगे और इसको सम्मिलित करने की जो भारत की रणनीति है, मतलब भारत ने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें इन 5 क्षेत्रकों के ना जो 5 हेड्स हैं, इनके 12 सब हेड्स में कैसे कैसे हमें काम करना है। तो हमारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होगी, वहां पे हम ऊपर बढ़ के आ जाएंगे। और वही रीजन रहा कि भारत ने अपने नीति आयोग के माध्यम से वहां पे वो चीजें की। तो 2016 में जो आपको रैंकिंग 130 के आसपास दिखती है, वो आज 2018, 19 या 20 के आसपास आते आते कितनी दिखने लगी है, 63 दिखने लगी है। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन है। तो उन सारे इंडिकेटर्स को भी आज हम समझेंगे और वहां पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या चेंजेस अभी होने बाकी हैं। फिर देखिए इसी के तहत हम देखेंगे अन्य हालिया सुधार, मतलब जो कुछ संकेतक तो जोड़े गए जिन पे काम किए गए और कुछ रह गए, उनके लिए भारत सरकार ने किस तरह से काम किया। और अंत में हम निष्कर्ष पे आएंगे कि किस तरह इस रिपोर्ट में और ज्यादा भारत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकता है। आपके सुझाव, आपके जो बेसिकली विचार होंगे वो यहां पे देखे जा सकते हैं, या हम क्या सुझाव दे सकते हैं। तो बात अगर की जाए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, तो मुख्यतः ये वर्ल्ड बैंक जो होता है इसके एक प्रमुख प्रकाशन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक समूह का एक जो प्रमुख प्रकाशन होता है वो इसको जारी करता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। डूइंग बिजनेस परियोजना क्या है? डूइंग बिजनेस परियोजना जो है मुख्यतः व्यावसायिक जो गतिविधियां होती हैं ना, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज होती हैं, इनको बढ़ाने वाली, इनको इंक्रीज करे या इनको बाधित करने वाले जो विनियम होते हैं उनका परीक्षण करने वाली रिपोर्ट है। अब ये विनियम सब थोड़ा कठिन लग रहा है। नियम आपने सुना है, कानून सुना है, विनियम क्या होता है? तो छोटे में बात कर लेते हैं। कानून, नियम और विनियम 3 चीजें होती हैं। अगर आपको ना पता हो तो कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। कानून क्या होता है? कानून यह होता है कि जो राज्य के विधायी अंगों द्वारा निर्मित होता है ना, जो राज्य के विधायी अंग होते हैं वो क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। नियम क्या होता है? नियम होता है कि इसको कार्यपालिका भी बना सकती है, लेकिन ये विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों से सुसंगत होने चाहिए। नियम जो होते हैं वो कार्यपालिका भी बना सकती है, लेकिन विधायिका द्वारा जो बनाए जा रहे हैं कानून वो सुसंगत भी होने चाहिए। मतलब जो विधायी अंगों के कानून हैं उनसे अगर असंगत हो जाएगा नियम तो वो फेल हो जाएगा, वो वहां चल नहीं पाएगा, नल एंड वाइड घोषित हो जाएगा। अब तीसरी चीज विनियम। विनियम क्या है? ये कार्यपालिका द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा निर्मित होते हैं और इनके निर्माण में स्वायत्तता अधिक होती है। इनके निर्माण में स्वायत्तता का बेसिकली जो आप कहेंगे स्वतंत्रता ना, वो अधिक होती है। तो कानून कौन बनाता है? कानून राज्य बनाते हैं। और नियम और विनियम कौन बनाते हैं? राज्य के अलावा व्यक्ति भी बनाते हैं और निजी संगठन भी बनाते हैं। सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति किसकी होती है? कानूनों की होती है। नियम की स्थिति मध्य में होती है और विनियमों की स्थिति नियमों से भी नीचे होती है, ठीक है। तो ये एक आप मोटा मोटा ये समझ में आया। तो नियम क्या है? ये विनियम देखिए, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 मुख्यतः व्यावसायिक गतिविधियों को
बढ़ाने और इन्हें बाधित करने वाले विनियमों का परीक्षण करने वाली रिपोर्ट है। मतलब जो विनियम वो है जो कार्यपालिका द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फिर देखिए ये डूइंग बिजनेस परियोजना हो गई। यहां पे देखिए जो हमने जिक्र किया था कि व्यावसायिक गतिविधियों के 5 बड़े क्षेत्रक, ठीक है, जो 5 बड़े क्षेत्रक हैं, जैसे ये पहला है, ऐसे ही और भी हम देखेंगे 4 और हैं। इनके 12 उप क्षेत्रों में, ये जैसे 2 उप क्षेत्र है ना, आपको इसमें होने वाले सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती है। कौन? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान देना है। व्यावसायिक गतिविधियों में किस तरह से ये 5 क्षेत्र काम कर रहे हैं और भारत का इस पर प्रदर्शन कैसा रहा, उससे जुड़कर आता है। पहला देखिए, पहला जो आप बड़ा हेड कह सकते हैं वो क्या है? व्यवसाय प्रारंभ करने से जुड़े संकेतक। कि कोई इंडस्ट्री अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इससे जुड़े संकेतकों पर, जैसे व्यवसाय को आरंभ करना या श्रमिकों को नियोजित करना, इन दोनों चीजों की बात की जाती है पहले हेड के अंदर, कि आप व्यवसाय को आरंभ कैसे करते हैं और श्रमिकों को, एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉयज को कैसे वहां पे आप लगाते हैं, मैनेज करते हैं, उससे जुड़े हुए संकेतक हैं। अगर उनमें आपकी चीजें अच्छी हैं, व्यवसाय को आरंभ करना आपके यहां आसान है और श्रमिकों का नियोजन भी बेहतर है, तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर चले जाएंगे। मतलब जो टेबल होगी उसमें आप टॉप करने की स्थिति में आने लगेंगे। यह हुआ पहला हेड। अब हम बात करेंगे दूसरे हेड की। ये क्या है? लोकेशन की प्राप्ति होना। मतलब जब कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में 3 घटक होते हैं ना, हमने देखा है, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो यहां पे किसकी बात की जा रही है? यहां पे बात की जा रही है लैंड की। जो बिजनेस है ना उसकी लोकेशन सही होनी चाहिए। लोकेशन सही होनी चाहिए मतलब कि वो जो अग्रपश्च प्रबंधन प्रणाली है या बेसिकली आपूर्ति प्रणाली है उससे जुड़ा होना चाहिए ना। लोकेशन कहीं ऐसे सुदूर नहीं होनी चाहिए कि वहां सड़क ही नहीं जाती या वहां पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जो लोकेशन वाली बात है, इसी के तहत ये 3 इंडिकेटर आते हैं। निर्माण संबंधी अनुमति प्रदान करना, विद्युत का कनेक्शन प्राप्त करना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और संपत्ति को पंजीकृत करना, जो प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर्ड करना। तो पहला इंडिकेटर हमने देखा जहां पे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देशों की अर्थव्यवस्था को कसती है, वो क्या था? वो था व्यवसाय प्रारंभ करने से जुड़े संकेतक। दूसरा है लोकेशन की प्राप्ति। निर्माण संबंधी अनुमति प्राप्त करना मतलब एनओसी मिलना, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जैसे आप देखते हैं ना, पर्यावरण के कारण कई बार एनओसी नहीं मिल पाती है ना, या फिर गांव वालों का विरोध होता है उस तरह वहां पे कोई लोकेशन पे मतलब इंडस्ट्री लगाने से ना। जैसे आपने देखा था जब नैनो फैक्ट्री लग रही थी ना, टाटा की नैनो की, तो कैसे वो बंगाल से हट गई और वो गुजरात में चली गई थी, तो एनओसी उसे नहीं मिल पा रहा था। तो निर्माण संबंधी अगर अनुमति नहीं मिल पाएगी तो ये खराब माना जाता है बिजनेस के लिए। इसलिए लोकेशन भी सही होनी चाहिए। जो निर्माण संबंधी अनुमति है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वो भी जल्दी मिलना चाहिए। सरकारों की ओर से भी पहल होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए आपको निर्माण मिल गई, निर्माण की अनुमति, एनओसी मिल गया, एनओसी मिल गया, आपका वो ढांचा तैयार है जहां पे आपको मतलब लोकेशन पे आपको बिजनेस करना है, उत्पादन करना है, तो आपको क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन मिलना चाहिए वहां। तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपको प्राप्त हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी वहां नहीं है तो राज्य अलग से व्यवस्था करके वहां पे आपके लिए एक अलग से फीडर लगाए। और संपत्ति को पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड भी करना है ना उसको। तो संपत्ति जो वो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री भी हो सके जल्दी से जल्दी। तो ये दूसरा बेसिकली आपका हेड है जिसपे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कसती है किसी भी अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के मानकों को। तो ये दूसरी रिपोर्ट। हालांकि अभी इस पर देखिएगा हम सारे पे बात करेंगे कि इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर देखिए, वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए। ये तीसरा हेड है। क्रेडिट मतलब उनको साख भी उनकी होनी चाहिए, उनको क्रेडिट मिल जाए, उनको ऋण मिल जाए अच्छे से। और इसके अलावा छोटे निवेशकों के जो हित हैं वो भी संरक्षित रहे ना। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वहां पे, उनके भी हित संरक्षित रहने चाहिए। तो ये 2 चीजें आती हैं। तो हमने देख लिया मोटे मोटे ये 3। एक तो व्यवसाय प्रारंभ करने से जुड़े संकेतक, दूसरा लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए जहां पे अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले, विद्युत का कनेक्शन मिले, संपत्ति पंजीकृत हो जाए, और वित्त तक भी बेहतर सुनिश्चित हो पहुंच उनकी, और उनको ऋण मिल जाए, और छोटे निवेशकों का हित भी संरक्षित रह जाए। फिर देखिए चौथा सबहेड क्या है? प्रतिदिन के जो व्यापारिक प्रचालन है
उनको भी देखना है। यहाँ पे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर जो डेली व्यापारिक प्रचालन हो रहे हैं उनको भी देखना है, मतलब करों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस इंडस्ट्री द्वारा, भौगोलिक सीमा के बाहर व्यापार करना उनके लिए संभव है या नहीं है। मतलब जो मैंने कहा था, इंफ्रा ऐसा डेवलप होना चाहिए कि वो विदेशों में भी निर्यात कर सकें या विदेशों से भी आयात कर सकें, उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उस तरह से ना हो। ये चौथे के अंदर आ रहा है। और देखिए एक तीसरा भी सब टॉपिक आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सरकार के साथ अनुबंध होना, मतलब गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो ना, गवर्नमेंट के साथ एक बेहतर समन्वय हो, गवर्नमेंट के साथ एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाए। फिर देखिए एक सुरक्षित व्यापारिक वातावरण तैयार करना, ये पांचवा पॉइंट है कि जो भी व्यापारिक वातावरण या आप कहेंगे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एक ऐसा तैयार हो जहां पे अनुबंधों को प्रवर्तित करना आसान हो ना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको प्रवर्तित करना आसान हो, और ऋण शोधन अक्षमता का भी समाधान किया जाए। मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो कोड है ना, उसको यूज करके जो कंपनीज कमजोर हो गई हैं या जिनको लगता है कि अब हम कंपनी नहीं चला पाएंगे, हमें बंद करना है, तो उन लोगों के निकलने का, बाहर निकलने का एग्जिट प्लान भी ठीक ठाक दुरुस्त हो। तो ये सारी चीजें वो हैं जिनके आधार पे ये 5 हेड और उसके 12 सब हेड, इसके आधार पे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कसा जाता है। तो बेसिकली देखिए आप, यही पॉइंट्स हैं, इनको अगर आपने कॉपी में अच्छे से लिख लिया यहाँ पे, तो कल को जब आंसर आएगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स को आधार बना के अगर इन पर 5-5 लाइन भी लिख पाए तो आपका 400-450 शब्दों का आंसर बीपीएससी का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा विश्लेषण करते चलेंगे। क्या है, डूइंग बिजनेस द्वारा जो एकत्रित आंकड़े हैं वो सरकारों के संबंध में इन 3 प्रश्नों को संबोधित करते हैं। 3 प्रश्न कौन कौन से हैं ना, जो सरकारों के संबंध में पूछे जाते हैं। एक, कब सरकारें अपने निजी क्षेत्र का विकास करने के दृष्टिकोण से विनियमों में परिवर्तन करती हैं ना, निजी क्षेत्र का, जो प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं बाहर से व्यापार करने के लिए, उनका विकास करने के दृष्टिकोण से जो विनियमन होते हैं ना, जो विनियम होते हैं जिनको कार्यपालिका निर्मित करती है, उसमें परिवर्तन वो कब कब करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो 3 प्रश्न सरकारों के संबंध में पूछे जाते हैं वहां पे जो व्यावसायिक समूह होते हैं उनसे। फिर देखिए सुधारवादी सरकारों की विशेषताएं क्या हैं ना, जो रिफॉर्म करने वाली गवर्नमेंट्स हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो वो भी हमें देखने की जरूरत है। जब वो प्रश्न पूछे जाते हैं उस संबंध में तो देखा जाता है कि किसी सुधारवादी सरकार की किसी देश में अलग अलग विशेषताएं हैं, किसी देश में अलग हैं। तो जहां पे ज्यादा लिबरल होगी वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा बेहतर होगा, और जहां पे सरकारें थोड़ी सी रिजिड होंगी वहां पे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश नीचे परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए आर्थिक या निवेश गतिविधि के विभिन्न पहलुओं पर विनियामकीय परिवर्तनों के क्या प्रभाव आए हैं। मतलब जो कार्यपालिका ने कुछ नियम बनाए, ठीक है, इन कार्यपालिका के बनाए नियमों के आधार पे आर्थिक या निवेश गतिविधि, इसके जो विभिन्न पहलू थे इस पे क्या परिवर्तन आया। हो सकता है एक नियम आया, मान लीजिए जैसे एक नियम आया कि एफडीआई जो है अब 100% अलाउ कर दिया जाएगा कोल्ड स्टोरेज में ना, या फूड प्रोसेसिंग में, कुछ ऐसा आया एक नियम। तो इससे ये कार्यपालिका ने बना के नियम दिया, मान लीजिए विनियम, तो इससे क्या असर पड़ा, इससे क्या ऐसा हुआ कि निवेश ज्यादा आया। अगर नहीं आया तो वो आपका नियम या जो विनियम है आपने जो बनाया है वो उस तरह से अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, इन्हीं 3 प्रश्नों के आधार पर डूइंग बिजनेस जो है वो बेसिकली अपने आंकड़े इकट्ठा करता है सरकारों के संबंध में, और विभिन्न जो सरकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, या सऊदी अरब की, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है, उसके आधार पे एक वो रिपोर्ट बनाता है और उनको रैंकिंग देता है। इन्हीं 3 जो क्वेश्चंस हैं और वो जो बाकी 5 हेड थे और उसके अंतर्गत जो वो सब हेड थे बेसिकली 12, उनके आधार पे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए डूइंग बिजनेस संकेतकों ना, ये जो डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स हैं इनको सम्मिलित करने की भारत की रणनीति क्या है। तो देखिए, तो भारत ने जो आर्थिक और व्यावसायिक सुधार रणनीतियों के एक प्रमुख घटक के रूप में इनको अपनाया है ना, कि आर्थिक और व्यावसायिक सुधार जो हम करेंगे उसमें डूइंग बिजनेस जो संकेतक हैं, मतलब वो जो 5 हेड के अंतर्गत 12 सब हेड थे ना,
उन सबको देखने की जरूरत है। और ये कौन करेगा? ये इंडिया की जो थिंक टैंक एजेंसी है, कौन है? अभी नीति आयोग है। तो नीति आयोग को भारत सरकार ने पहले ही बोल के रखा है कि जो ऐसी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं जिनका एक बड़े स्तर पे मैसेज जाता है, उन सारी रिपोर्ट्स के घटकों को आप देखिए, उसके कंपोनेंट्स को देखिए और उसके आधार पे किस तरह से हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, आप हमें सलाह देती रहिए। नीति आयोग को ये आदेश दिया है, किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उसी आधार पे डूइंग बिजनेस संकेतकों को अपनाया गया है। फिर देखिए 2020 की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, वो डूइंग बिजनेस संकेतकों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा किए गए निम्न सुधारों पर चर्चा करती है। मतलब भारत को इसने जो 130 से लेके 63 तक का जो सफर रहा है, ठीक है, भारत का लक्ष्य क्या है कि जल्दी से जल्दी टॉप 50 में पहुंच जाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉप 50 में पहुंच जाना। क्योंकि इसी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ना, इसी आधार पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वर्ल्ड की, ग्लोबली ना, तो वो क्या करती हैं? वो निवेशकों को सलाह देती हैं अपने आर्टिकल्स में, अपनी रिपोर्ट्स में, मैगजीन्स में, कि आप इस देश में जाके निवेश कर सकते हैं। तो जब भारत टॉप 50 में आ जाएगा या टॉप 20 में आ जाएगा, तो भारत के लिए निवेश आकर्षित करना आसान हो जाएगा कमोवेश। अभी भारत निवेश में बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। मतलब यूएस का जो निवेश है उससे 5 गुना, मतलब 20% उसका निवेश है। जैसे मान लीजिए यूएस में 100 रुपए आया निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इंडिया में कितना आ रहा है? इंडिया में लगभग हालत है कि अगर वहां पे 100 रुपए आ रहा है तो इंडिया में 20 आ रहा है। तो सोचिए पैसे की कितनी ज्यादा कमी है। जब पैसे की कमी होगी तो उस तरह से इनोवेशंस भी नहीं चल पाएंगे और इंडस्ट्रीज भी नहीं चल पाएंगी। तो इसी वजह से क्या होता है, भारत सरकार द्वारा किए गए निम्न सुधारों पर चर्चा करती है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, जिसको आप अब पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? पहला देखिए, व्यवसाय आरंभ करना। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, जो हमने 5 हेड के 12 सब हेड देखे थे, उसमें सब में एक अलग अलग रैंकिंग आती है और उन रैंकिंग्स का एक माध्य निकाला जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है। सबका भारांश अलग अलग होता होगा। तो उसमें से जो एक कॉमन रैंकिंग निकल के आती है, जो एक भारांश एवरेज निकल के एक अलग आता है, वही रैंकिंग मानी जाती है। जैसे देखिए, व्यवसाय आरंभ करना आज भी भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि इसमें भारत की रैंक कितनी है? 136। जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रिपोर्ट क्या, मतलब जो भारत की रैंक है क्या है? 63 है। तो व्यवसाय आरंभ करना भारत में कमोवेश चुनौतीपूर्ण है। क्यों? तो देखिए, भारत ने कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिकली वो अपनी कंपनी को मतलब उस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकें, उसके लिए सरलीकृत प्रोफार्मा बनाया है ना। लेकिन है क्या, जो सरलीकृत भी भारत का वो प्रोफार्मा है, वो भी बहुत जटिल हो जाता है लोगों के लिए। इसके अलावा देखिए, संस्थाओं के मेमोरेंडम और संस्थाओं के जो अंतर नियम होते हैं आपस के, इनके लिए फाइलिंग शुल्क भी समाप्त करके व्यवसाय करना सरल किया गया है। मतलब फाइलिंग शुल्क, अतिरिक्त शुल्क ना लगे। किसी को अगर भारत में निवेश करना है और व्यवसाय आरंभ करना है, हमको करना है, आपको करना है, या बाहर वाले किसी आदमी को करना है, तो उसके लिए चीजें आसान हो, एक प्रोफार्मा हो जिसको धीरे धीरे से चीजें भर दे और उसका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाए, उसमें उसे बहुत समस्याएं ना आए। तो भारत, जो कि आप सोचिए एक आईटी पावर है, आईटी सुपर पावर है, उसके लिए अगर इस तरह से बनाने के बावजूद भी व्यवसाय आरंभ करना कठिन है, तो ये चुनौतीपूर्ण बात है। और यही इससे एक लर्निंग निकल के आ रही है, एक समझ निकल के आ रही है कि डूइंग बिजनेस परफॉर्मेंस अगर आपको बढ़िया करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो आपको व्यवसाय आरंभ करने के क्षेत्र में भी और अधिक सुधार करने की जरूरत है। जिन लोगों को समस्याएं आई हैं, जिन लोग जो कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, उनसे पूछने की जरूरत है ना। एक आपका एक मैकेनिज्म बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए कि आपसे फीडबैक लिया जाए कि आपको कहां कहां समस्या आई, ठीक है। तो वहां से साथ ही देखिए क्या कह रहा है, कहीं ये भी रहा है कि भारत ने जो वैट को हटाया है, मूल्य वर्धित कर को, उसके बदले जीएसटी को लाया है। इससे पंजीकरण प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत तीव्र हो गई है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तीव्र हो गया। तो ये ठीक है, संतोष की बात है, ये भारत के लिए ठीक बात है कि ठीक है, इसकी वजह से चीजें थोड़ी ठीक हुई हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है व्यवसाय आरंभ करना, जहां पर बहुत
बुरी हालत है भारत की, जहां पे रैंकिंग क्या है 136 है। फिर दूसरी देखिए, निर्माण संबंधी अनुसूचियां प्रदान करना ना, ये क्या है, यहां पे रैंक 27 है भारत की, यहां ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भारत ने व्यवसायीकरण आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाकर प्रक्रिया को सुचारू बनाया है ना। व्यवसायीकरण की जो आवश्यकताएं हैं ना, जो बेसिकली आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो जरूरतें होती हैं उनको आसान किया गया है, तथा निर्माण परमिट प्राप्त करने के समय और लागत में भी कमी की गई। तो जो निर्माण, जो आप बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए जो परमिट लेना होता है उसके समय और लागत में भी कमी की गई है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपकी ई गवर्नेंस है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसकी वजह से क्या हुआ है, निर्माण संबंधी जो अनुसूचियां हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही भारत ने दशकीय दायित्व और बीमा आरंभ करके निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण में भी सुधार दर्शाया है। मतलब भारत ने कंपनियों को बीमा भी दिया है ना, कि अगर कंपनियों में कुछ भी ऐसी औद्योगिक आपदा आ जाती, जैसे आपने सुना था ना वाईजैग में जो कंपनी थी एक, जहां पे गैस रिसाव हो गया, तो अगर वहां पे बीमा नहीं रहा होगा तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी ना। तो एक ऐसा बीमा होना चाहिए कि उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको भी उस तरह से समर्थन मिले, तो वो सारी चीजें भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं जो आपकी रिपोर्ट बता रही है कि भारत ने किन किन क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन किया है और किन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया है। तो ये एक ऐसी क्षेत्र है जहां पे भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसकी रैंकिंग कितने आई है, 27 आई है। फिर देखिए विदेशों से व्यापार, फॉरेन ट्रेड, ये क्या है, रैंक 68 है इसमें। मतलब यहां रैंक उसी कमोवेश उसी के पास है, 63 के आसपास। तो भारत ने निकासी के बाद अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाकर, निकासी के बाद मतलब कई बार क्या होता है ना, इंडस्ट्री आप बैठाते हैं, सेटअप करते हैं इंडस्ट्री, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री अच्छे से चल नहीं पाती है, तो आप इंडस्ट्री बंद करना चाहते हैं, वो फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं अपनी, और वो बंद करने के बाद ऑडिटिंग होगी कि आपने कितना लगाया, कितना मिला, और आपको वो अगर सेल आउट करनी है तो वो किस तरह से होगा। तो वो इस पे बात कर रहा है कि भारत ने निकासी के बाद अंकेक्षण की प्रक्रिया को अपनाकर एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर व्यापार हितधारकों को एकत्रित करके ना, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो, इस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हों उस कंपनी से जुड़े हुए, उनको एकत्रित करके, इसके अलावा जो पोर्ट हैं उनके इंफ्रा को डेवलप करके, पत्तन और संरचना का उन्नयन करके, इसके अलावा देखें तो कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग करके, कंटेनर मतलब जिनमें विदेशों से अगर आप कोई आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो उनकी ई सीलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग होनी चाहिए कि वो कोई खोल के ना देख ले कि उसमें क्या है। और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति में वृद्धि करके विदेशों से व्यापार को सरल बनाया गया है। ठीक है, तो विदेशों से व्यापार को कैसे कैसे सरल बनाया गया है, उसमें पहले क्या क्या रही है भारत सरकार की, यहां उस चीज पर बात कर रही है रिपोर्ट, कि कैसे अंकेक्षण की प्रक्रिया को अपनाया गया है निकासी के बाद, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर व्यापार हितधारकों को एकत्रित किया गया है, कि एक सिंगल, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे उस बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं ना, उनके सब लोगों को एक साथ किया गया है। पोर्ट के इंफ्रा को डेवलप किया गया है कि आयात निर्यात बेहतर हो सके ना, लागत बहुत कम आए। कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग की गई है, और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति। मतलब आपको कागज नहीं बढ़ाने की जरूरत है, आपने वो फाइल उठा के मेल कर दी और चीजें आसान हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे विदेशों से व्यापार करना आसान हो गया, और विदेशों से व्यापार करना आसान होने के कारण क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी स्थिति बेहतर हो गई। थोड़ा सा कठिन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अगर ये एक बार दोबारा सुनेंगे ना इसको, तो आपकी एक ओवरऑल बहुत अच्छी समझ बन जाएगी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर। फिर देखिए ऋण शोधन अक्षमता का समाधान, यहां पे रैंक आई है 52, यहां भी रैंक अच्छी है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि भारत ने व्यापार में पुनर्गठन कार्रवाइयों को बढ़ावा देकर, मतलब व्यापार में कई बार क्या होता है, चीजें टूट जाती हैं, ठीक है, या व्यापार कमजोर पड़ गया आपका, व्यापार में वित्त की कमी रह गई, या व्यापार में कोई ऐसा एक फैक्टर कमजोर हो गया आपकी इंडस्ट्री में कि आपकी इंडस्ट्री डूबने लगी, तो पुनर्गठन, उसे फिर से खड़ा करने की जो कार्रवाइयां हैं
उसको बढ़ावा देकर ऋण शोधन अक्षमता का समाधान करना भी सरल बनाया गया है। जैसे देखिए क्या है दिक्कत ये है कि आपने भी सुना होगा श्रम सुधार कानूनों के बारे में, मैं लेक्चर लेने वाला हूं इसके बारे में भी जल्दी ही। एग्जाम्पल आप देखिए जो मतलब बहुत आसान है, वो ये है कि मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री सेटअप की, 200 एम्प्लॉय हैं उस फैक्ट्री में, आपने चीजें स्टार्ट की, सब चीजें सही हैं, रॉ मटेरियल सही आ रहा था, बिजली की आपूर्ति सही थी, आपका अग्रपक्ष जो प्रबंधन था ना, आपूर्ति की जो श्रृंखला थी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, वो भी ठीक चल रही थी। लेकिन फिर कोई एक ऐसी चीज गड़बड़ हो गई, मान लीजिए डिमांड ही नहीं हुई उसके बाद, जैसे अभी कोविड के दौर में हो गया है, डिमांड ही खत्म हो गई। अब क्या है, अब तो जो 200 आपके कर्मचारी हैं उनको तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, आप रजिस्टर्ड हैं जाके भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के पास वहां पे, तो आपको देना पड़ेगा वो बेसिकली उन लोगों की सैलरी, भत्ता और सब कुछ। आप चाहकर भी अपनी कंपनी बंद नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत सरकार में और बहुत राज्य सरकारों में। इसीलिए इतना कठिन कानून है, इतना कठिन श्रम कानून है, इसकी वजह से समस्या आ जाती है। समस्या किसे आ जाती है? समस्या उन व्यापारियों को आती है जो एक बार अपना थोड़ा मतलब क्या कहेंगे, कलेजा कठोर करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन कल को बिजनेस से वे आउट का कोई प्लान ही नहीं है उनके लिए। आप सोचिए तो स्थिति उनके लिए कितनी कठिन होने वाली है कि अगर कल को वो चाहें कि हम बाहर निकल जाएं तो वो बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा कि आपने ऐसे कैसे लोगों की पेट पे, 200 लोगों की पेट पे लात मार दिया और आपने बिजनेस बंद कर दिया। तो इसीलिए श्रम कानूनों में सुधार की बात की जा रही है, और जो यूपी और एमपी ने बेसिकली श्रम सुधार में जो श्रम कानूनों में सुधार किया है वो इसी के आलोक में किया गया है कि अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, स्थितियां नहीं पता होती कब को कैसे हो जाएंगी, अगर वो स्थितियां मान लीजिए दुर्लभ हो जाती हैं, आपके लिए दूभर हो गई, प्रोडक्शन आप उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हम कंपनी बंद करके निकलें और कोई और बिजनेस स्टार्ट करें, ये नहीं करेंगे। तो यहां पे उसी चीज की बात की जा रही है, मैंने थोड़ा डिटेलिंग में आपको बता दिया। तो हुआ क्या है कि व्यापार को, अच्छा कई बार क्या होता है कि आपको पता चलता है कि नहीं, थोड़ा वित्त अगर मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा क्रेडिट इनपुट हमें और हो जाए, तो हम अपना ये इंडस्ट्री भी अच्छे से ग्रो कर लेंगे, चला लेंगे। तो वही यहां पे बात कर रहा है कि व्यापार में पुनर्गठन कार्रवाइयों को एक तो बढ़ावा देना है, ठीक है। तो अगर सरकार को लगता है कि आपको वित्त देने से चीजें ठीक हो जाएंगी तो वो आपको वित्त दे देगा, और अगर लगता है कि बंद करना है तो वो बंद भी कर देगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि भारत ने व्यापार में पुनर्गठन कार्रवाइयों को बढ़ावा देकर ऋण शोधन अक्षमता का समाधान करना सरल बनाया है। ये कैसे बनाया है? तो देखिए, आपने सुना भी होगा, भारत ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का शुभारंभ किया था यही समस्या के लिए कि देखेंगे ना, उस दौरान में कई बिजनेस फेल हुए थे, ये विजय माल्या वगैरह जो भाग गए हैं ना, तो इनके लिए उस समय कानून इतने कठिन थे कि इनके पास भागने और बेईमानी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अब देखिए, सरकार थोड़ा सा, जब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में देखिए इंडिया की स्थिति अच्छी हुई है, वो प्रत्यर्पण के लिए भी तैयार हो गया है। तो ये क्या है? ये भारत सरकार की विजय है कि आपने जिस तरह से बिजनेस को रिफॉर्म किया, अब वो कहता है कि हमको आ जाने दीजिए, हम अपना ये जो बकाया है वो चुकता कर देंगे। ये वो किसी को अच्छा थोड़ी लगता है विदेश में जाके रहना, अपना देश छोड़ के। तो वही स्थिति उसके साथ भी है कि जो भारत ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड शुरू किया, इसके बाद 2000 से अधिक कंपनियों ने इस नए कानून का उपयोग किया, और इस नए कानून के उपयोग करने से उनके लिए अपनी जो ऋण शोधन अक्षमता थी उनका समाधान करना आसान हुआ। जिसको लगता था कि हमको रीस्ट्रक्चर्ड हल्का सा हमारी कंपनी को किया जाए तो हम चल जाएंगे, उनके लिए उस तरह प्रावधान किया गया होगा एक कोष बनाकर, और जिनको लगता होगा कि नहीं हम बंद ही कर दें तो उनको भी बंद कर दिया गया, ठीक है, उन कंपनियों को। तो कुल मिला के बिजनेस वही लोग करें जिनका बिजनेस करने का इच्छा हो, जिनका उद्देश्य हो, ठीक है। जबरदस्ती आप फंसाइए मत, इतना हैरास मत कर दीजिए कि कल को वो सुसाइड कर ले। यही हुआ था कैफे कॉफी डे के जो मतलब हेड थे, आपने पढ़ा था उनके बारे में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आईटी ऑफिशियल्स ने उनको इतना ज्यादा तंग किया। तो इसीलिए जो कर अधिकारी है ना, या जो रेवेन्यू वगैरह देखते हैं, जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं, कई बार वो इतना हरेस करते हैं बिजनेसमैन को
कि उनके पास सुसाइड वो लोग कर लेते हैं और कोई चारा ही उनके पास नहीं बचता है। तो ये एक चीज ठीक है अगर आप देखें तो ये, और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। तो जो अपने अगल बगल घट रहा है ना, उसको थोड़ा सा जोड़ा करिए इन सारी चीजों से, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था, आर्थिक रूप से जो व्यवहारिक कंपनियां थी, इनके पुनर्गठन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो गई। मतलब वही जो मैं कह रहा था ना, इकोनॉमिकली फीजिबल। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है, मेरी क्लासेस मान लीजिए सब्सक्राइब करनी है, आपको घर से आता है 10,000 रुपए। आपने पिताजी से एक बार बात की, अपने पिताजी से बात की कि पिताजी कुछ 6,000 7,000 रुपए अगर मिल जाते तो मेरी तैयारी और मुकम्मल हो जाती। तो वो सोचेंगे कि नहीं, अगर बच्चा ऐसा कह रहा है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो वो आपके अकाउंट में डाल देंगे उतने पैसे। जब उतने पैसे डाल देंगे तो कल को जाके आप एडमिशन ले लेंगे, आके सब्सक्रिप्शन कोड मेरा डाल के एडमिशन ले लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके लिए, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, मेरे पढ़ाई पे भरोसा है, तो आप अपने चीजों को, अपनी पढ़ाई को और ज्यादा दुरुस्त कर पाएंगे। तो इसको सेम अपने ही एग्जाम्पल से समझिए, अपने जीवन में जो चीजें घट रही हैं, इकोनॉमी को उसी से जोड़ के देखा करिए। इकोनॉमी अलग से नहीं है, इसलिए कठिन नहीं है इकोनॉमी। यहां क्या हुआ, आर्थिक रूप से जो व्यवहारिक कंपनियां हैं, इनके पुनर्गठन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो गई। जैसे आपको 6,000 7,000 रुपए मिल जाए तो आप अपनी तैयारी को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही। और भारत द्वारा इस सफल कार्यान्वयन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ऋण शोधन अक्षमता का समाधान विश्व भर में सबसे कम सुधार वाला क्षेत्र है ना। जैसे अगर आपको यह भरोसा है कि नहीं, राहुल भैया से या राहुल सर से पढ़ के हम मेंस में अच्छा कर पाएंगे, तो लोगों के मेंस में ही तो नंबर जुड़ते हैं, या मेंस के ही नंबर तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाते हैं ना। और अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि मेंस के ही नंबर बहुत बड़ा एक लार्ज रोल प्ले करते हैं, इंटरव्यू तो बहुत कम नंबर का है, 120 नंबर का है बीपीएससी में, तो वहां पे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, तो ये आपकी राहत की बात होगी अगर आप मेंस में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इंटरव्यू का किसी ने नहीं देखा है। तो ऐसे यहां भी है, जो ये ऋण शोधन क्षमता है ना, विश्व भर में ये ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे कम सुधार दिखाई पड़ता है देशों के अंदर ना। मतलब हर देश में यही कमोवेश स्थिति है, श्रमिक अधिकार, मानव अधिकार सब लेके झंडा खड़े हो जाते हैं और लोगों को फैक्ट्री बंद नहीं करने दिया जाता। तो आप देखिए तो वहां पे क्या होता है, औने पौने दामों में वो अधिग्रहण करवाते हैं ना, विलय करवाते हैं किसी और कंपनी के साथ, बर्बाद हो जाते हैं जो ठीक से बिजनेस नहीं चला पाते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अनिल अंबानी को और मुकेश अंबानी को देखिए, दोनों भाई 2005-6 तक कैसे ठीक ठाक चल रहा था साथ में। फिर जिसके पास बिजनेस माइंड ज्यादा अच्छा होता है, वो बेसिकली मुकेश अंबानी के पास ज्यादा ही अच्छा था, तो वो ग्रो कर गए। अनिल अंबानी देखिए बैंकरप्ट हो गए थे, यही ये जो शब्द हमने देखा, बैंकरप्सी कोड ना, और मुकेश अंबानी ने उन्हें किसी तरह बचाया। अभी चाइना की एक बैंक है, वो भी उनके ऊपर केस ठोक रही है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी देखने की जरूरत है कि जो ऋण शोधन क्षमता है, इसमें भारत का जो प्रदर्शन बेहतर है, इस बेहतर प्रदर्शन के पीछे रीजन क्या था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसी की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रिपोर्ट बहुत बेहतर बन के आई। फिर देखिए कुछ अन्य हालिया सुधार। अन्य हालिया सुधार मतलब ये रिपोर्ट जो कहती है वो तो ठीक ही है, इसके अतिरिक्त कुछ और है, जैसे करों का भुगतान, मतलब करों का कितना पेमेंट किया गया, कितने टैक्स का पेमेंट किया गया। तो यहां की इंडिया की रैंक आप देखेंगे तो 115 है। इसीलिए देखिए ना, मोदी जी ने कई बार कहते हैं कि जो कर है वो हम लोग कम दे पाते हैं ना, जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स रिफॉर्म करने की जरूरत है, वो सारी चीजें लगातार चर्चा में रहती हैं। तो भारत ने क्या किया है, जो कई इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको इकट्ठा करके संपूर्ण देश के लिए एकल प्रत्यक्ष कर जीएसटी से इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ है, करों का भुगतान करना भी आसान हो गया है, जीएसटी अब फाइल करना भी आसान हो गया, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो करों का भुगतान भी आसान किया गया है। और देखें तो विभागों का नाम भी बदल दिया गया है, जो पहले और टैक्सेस के नाम से विभाग थे, अब जीएसटी बोलते हैं उसको ना। आपके स्टेट में भी जो जीएसटी में हैं लोग, जीएसटी विभाग हो गया है। और इसके साथ ही भारत में निगम कर की दर, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, और नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि योजना की दर में भी कमी की गई है। तो निगम कर क्यों कम किया गया, तो आप देखेंगे ना, तो कॉर्पोरेट्स जो है ना,
उनके लिए पहले टैक्स बहुत ज्यादा था। कितना था? 25% था। अभी कितना हो गया है? 20% हो गया है। तो 5% कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं ना वो बेसिकली और ज्यादा आए और यहाँ पे उत्पादक क्रियाओं में भाग लें, या फिर जो कर्मचारी भविष्य निधि की योजना है इसकी दर में भी कमी करने की बात की गई है। ठीक है, इससे क्या होगा? करों का भुगतान और आसान होगा, कर थोड़े से कम लिए जाएंगे। तो वो सारी चीजों के आधार पे भी देखिए हालिया सुधार में एक ये आता है, लेकिन ये रैंक बहुत अच्छी नहीं है, 115 है। तो इस पर भी और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखा ये गया ना कि कॉर्पोरेट टैक्स कम तो कर दिया गया पर उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आया, उस तरह से फैक्ट्रीज ने आउटपुट नहीं दिया। तो जब आप कम भी कर रहे हैं उसके बाद फायदा भी नहीं हो रहा है, तो समस्या की जड़ कहीं और है, उसको हमें देखना होगा, तलाशना होगा। फिर देखिए ऋण प्राप्ति, जो क्रेडिट आप प्राप्त करते हैं, रैंक 25 है इसमें। तो ये सब जो पॉइंट्स देख रहे हैं ऋण प्राप्ति, ये सब उसी 12 सब हेड के अंदर अंतर्गत आ रहे हैं। तो उसी में आप ये जोड़ते जाइएगा। अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो वो जो 12 सब हेड हैं उनको लिख लीजिए, उनके आगे ये 2-1 लाइन जो लिख रहे हैं उसके बाद आपका पूरा आंसर तैयार है। फिर देखिए ऋण प्राप्ति क्या है? भारत ने अपने ऋण शोधन क्षमता कानून में संशोधन करने ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ बनाया है ना। हमने बताया ना, अगर आर्थिक रूप से कुछ व्यवहार्य कंपनियां हैं तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हमें इतना अगर आप लोन प्रोवाइड करा दें तो हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके वापस खड़े हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे वो कंपनियां वापस खड़ी हो जाएंगी और ऋण प्राप्ति भी यहां पे आसान है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है आपका आईबीसी 2016 के तहत। अब क्या है बेसिकली, जो सुरक्षित ऋणदाता हैं उनको अब ऋण शोधन अक्षमता कार्रवाइयों के दौरान अन्य दावेदारों की तुलना में निरपेक्ष प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए सुरक्षित ऋणदाता मतलब अगर आपने बता दिया सीधे सीधे कि हम मतलब इतना इतना हमें लोन दे दीजिए, इसके बाद हम अपनी चीजें दुरुस्त करेंगे, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी वित्त में। जो आपको क्रेडिट मिलेगा उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी निरपेक्ष रूप से। मतलब कोशिश की जाएगी कि आपको अपनी इंडस्ट्री, आपको अपनी फैक्ट्री बंद ना करनी पड़े, और अगर आप इकोनॉमिकली फीजिबल चला सकते हैं उसको तो चलाइए। मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप बिजनेस बंद करिए, सरकार एकदम नहीं चाहती कि आप बिजनेस बंद करिए, क्योंकि उससे अगल बगल की बहुत चीजें और बहुत सारे हितधारक उसमें जुड़े होते हैं, स्टेक होल्डर जुड़े होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी जुड़े होते हैं। तो सरकार का पूरा प्रयास क्या रहता है कि आप बिजनेस को अपने बंद ना करें। ये देखिए बेसिकली तो विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना, ये भी हमने सब हेड के तहत देखा था। ये क्या है? यहां पे इंडिया की रैंक 22 है। मतलब जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है ये कम वोल्टेज वाले कनेक्शनों के लिए प्रभार में कमी करता है। मतलब देखिए जो विद्युत का जो मतलब लाइट के कनेक्शन आते हैं वो बहुत ज्यादा उस पर टैक्स ना लगे। अगर लाइट पे बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा या सेस लग जाएगा, कुछ भी ऐसा लग जाएगा, तो इससे जो आउटपुट कास्ट, मतलब बेसिकली तो इनपुट है ये, तो इनपुट ज्यादा लगने से आउटपुट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और व्यापार करना उस तरह से आसान नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि विद्युत का कनेक्शन कितनी आसानी से मिल पाता है। तो इसमें भी बात की गई कि इसके प्रभार में कमी की जाए। इसके अलावा देखिए बाहरी कनेक्शन संबंधी कार्य ना, जो बाहर से कनेक्शंस लिए जाते हैं, इनके लिए सुविधा प्रदाता द्वारा लिए जाने वाले समय में कमी करके दिल्ली में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना आसान बनाया गया है। मतलब आप अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको लाइट का कनेक्शन लेने के लिए बहुत भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये तो एक दिल्ली का उदाहरण दिया जा रहा है, और भी स्टेट्स में, आपके यहाँ बिहार में, यूपी में, एमपी में अगर फैक्ट्री सेटअप हो गई है तो बिजली का कनेक्शन भी जल्दी मिल जाए, ताकि उसकी उत्पादन जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ जाए, उसकी उत्पादन गतिविधि बढ़ जाए। फिर देखिए कुछ निष्कर्ष हैं बेसिकली इन्हीं सुधारों का कार्यान्वयन करके ना, जो हम बात कर रहे हैं, पीछे जितने भी सुधार थे इनको एक पेपर में आप लिखते गए होंगे तो आपने देखा होगा कि याद करना भी बहुत आसान है आपके लिए, और अपने करंट के एग्जाम्पल से जोड़ते रहिए। इन्हीं सुधारों का कार्यान्वयन करके भारत निरंतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल रहा है ना, और जिसका परिणाम क्या रहा है कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग में 130 से लेके 63 तक का, मतलब सोचिए लगभग अपनी रिपोर्ट को उसने कितना ऊपर ले आया है।
ना 130, आज से जब एनडीए वही चल रही थी 2016 में सरकार 130वें स्थान पे थी, लेकिन 2020 में कहां पे आ गई, 63वें पे। और इस क्रम में क्या हुआ, ये विश्व की जो मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बढ़िया इकोनॉमीज जो परफॉर्म कर रही हैं, उसमें जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उनमें इंडिया है। तो सोचिए यहां पे बिजनेस करना आसान हुआ है। बात अलग है कि अभी विश्व में या देश में हालात कुछ ऐसे हैं कि बिजनेस उस तरह से चल नहीं पा रहे हैं। अभी तो देखिए कोरोना आ गया है, तो इसकी वजह से बिजनेस और प्रभावित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जिस तरह से आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि यूएसए फर्स्ट ना, या अपने राष्ट्रीय हितों को बहुत जोर दिया जा रहा है, तो अब उस तरह से ग्लोबल चेन सप्लाई नहीं रह जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। हर जो देश है वो क्या चाहेगा, वो अपने यहां ही उत्पादन करे, उसी को चाहेगा। वो नहीं चाहेगा हम किसी और देश पे उस तरह से डिपेंडेंट रहें। तो इन्हीं सुधारों का कार्यान्वयन करके भारत ने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा सुधार कर लिया है। फिर देखिए, जहां सुधार प्रभावशाली हैं और विगत कुछ वर्षों में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है, वहीं तथ्य यह भी है कि भारत अभी भी वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में अपने कई प्रतिद्वंदियों विशेषकर चीन से बहुत पीछे है। वैसे हालांकि वो पीछे तो और भी देशों से है, बहुत नीचे है वो ना। भारत जो एफडीआई आकर्षित करता है उसमें बहुत नीचे है। रिपोर्ट कौन देता है इसका, रिपोर्ट देता है अंकटाड ना, पीटी में पूछता है कई बार। तो अंकटाड जो रिपोर्ट देता है उसने ये बताया है कि यूएस ने जो एफडीआई आकर्षित किया है, कितना किया है, लिख सकते हैं आप कहीं पे, लगभग $251 बिलियन टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे कौन रहा है, दूसरे नंबर पे रहा है चाइना, $140 बिलियन। और इंडिया की स्थिति क्या रही है, इंडिया अभी लगातार चीन से कंपीट करता रहता है ना, या कहा जाता है कि जो ये सदी है ये इंडिया और चाइना की सदी है ना। तो इंडिया का क्या है यहां पे, इंडिया का है $49 बिलियन। तो आप सोचिए कहां यूएस का $251 बिलियन, चाइना का $140 बिलियन और इंडिया का $49 बिलियन। तो यहां पे समस्या है, उसको ठीक करने की जरूरत है। उसी के लिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स में कमी वमी तो की गई है ना, बहुत बहुत क्षेत्रों को ऐसे खोल दिया गया है कि 100% एफडीआई आए, पर उस तरह से चीजें हो नहीं पा रही, और अधिक सुधारों की जरूरत है, और अधिक वैश्विक मंचों पे भारत को अपनी बात रखने की जरूरत है। जिसकी वजह से आप देखिए, जैसे आप देखिए चाइना से बहुत सारी फैक्ट्रीज हट रही हैं कोविड के कारण, तो वो सारी फैक्ट्रीज कहां, वियतनाम चली जा रही थी, कुछ म्यांमार चली जा रही थी, कुछ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चली जा रही थी। तो भारत में बहुत कम कंपनियां आ रही थी, मतलब एक न्यूज में सुन रहा था तो 60-65 कंपनीज जो वहां से हट रही थी, उनमें से केवल 3 या 4 कंपनियों ने भारत में आने की बात स्वीकारी थी। तो फिर क्या हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री ने ही क्या किया, बीच में मध्यस्थता की, और उन जो फैक्ट्रीज के आप कहेंगे सीईओ थे उनसे खुद बात करना शुरू किया, क्योंकि इस समय देश में प्रधानमंत्री के बराबर कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मतलब वो फेस भी है गवर्नमेंट का, और उनकी एक जो अभी लोकप्रियता है वो बहुत ऊंचे स्तर पे है ना, बहुत ऊपर के स्तर पे है उनकी लोकप्रियता। तो उन्होंने स्वयं अपने स्तर पे पहल करनी शुरू की विदेशों के साथ, जो कंपनियां थी विदेशी कंपनियां, कि वो इंडिया में आए। तो इंडिया में आएंगी तो उससे क्या होगा, वैश्विक पूंजी भी आकर्षित करेगा भारत, और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी एक अच्छी इमेज बनाएंगी कि चीन के बाद भारत जो है एक बेहतर उत्पादक स्थल बन सकता है आप सबके लिए। फिर देखिए भारत अभी भी व्यवसाय आरंभ करने में, जो हमने देखा रैंक 136 है, कॉन्ट्रैक्ट्स में रैंक 163 है, और संपत्ति के पंजीकरण में मतलब प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में रैंक 154 जैसे प्रमुख संकेतकों पर पीछे है। तो ये भी देखने की बात है कि यहां पे आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये सब काम किसका है, ये सब काम नीति आयोग का है, ठीक है। नीति आयोग थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, वो बता सकता है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन और बेहतर तरीके से हो, और व्यवसाय आरंभ करने वाले जो कुछ इंडिकेटर्स हैं उनमें भारत और कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। फिर देखिए भारत ने शीर्ष 50वीं रैंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ना। मैंने आपसे बताया ना अभी 63 है, और भारत क्या चाहता है कि वो 50th टॉप 50 के अंदर आ जाए। और भारत को बेहतर अनुबंध प्रवर्तन ना, जहां पे स्थिति अच्छी नहीं है,
तथा भूमि प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधारों पर भी काम करना चाहिए। मतलब जो आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह आप बनाए ना, वो बहुत तेजी से निर्णय दें। मतलब ऐसा ना हो कि कोई इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे और वो भूमि प्रशासन प्रणाली में किसानों की जमीन छीन ली गई और वो सारी चीजें, और सब केस उलझ पुलझ के रह जाए और भारत की इमेज बहुत खराब बने कि वहां तो आप जाएंगे तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, वहां बहुत ज्यादा परेशानी है। तो उसके लिए क्या न्यायिक सुधारों पर भी कार्य करना चाहिए, जिनमें भारत काफी निचले स्तर पे है। तो ये चैलेंजेस हैं, अनुबंध प्रवर्तन वाली भूमि प्रशासन प्रणाली, यहां पे न्यायिक सुधार करने की जरूरत है। और यहां पे क्या है, भारत को अपने सुधार की बहुत अधिक संभावनाएं भी दिखती हैं। तो यहां पे अगर बेहतर काम कर लेंगे ना, तो आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिपोर्ट जो आएगी, रिपोर्ट वो और भी अच्छी आएगी, आप टॉप 50 में चले जाएंगे। इसके साथ ही क्या करने की जरूरत है, इसके साथ ही आप देखें तो भारत संघ है बेसिकली, तो संघीय राज व्यवस्था को देखते हुए यहां से भावी रैंकिंग में और सुधार इस तथ्य पर निर्भर करेगा। मतलब मान लीजिए आप 50 के अंदर भी आ गए, फिर भी और अगर आपको सुधार करना, टॉप 10 के अंदर आना है, तो केंद्र अपनी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राज्यों को समझाने में कितना सक्षम है। मतलब राज्य कितना सपोर्ट करते हैं केंद्र को ना। ये ऐसे समझिए जैसे दो टर्म आपको सुनाई पड़ते हैं, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसी के आधार पे आप देखिए ना, तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जो एसडीजी इंडेक्स जारी करता है भारत, तो वहां राज्यों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है। क्या प्रतिस्पर्धा रहती है राज्यों के बीच में, कि कौन किस फील्ड में कितना बेहतर करने वाला है ना, तो वो चीज देखने की जरूरत है। तो ऐसे यहां पे भी क्या करना है कि जो बिजनेस हो उनके लिए कौन कितना अनुकूल माहौल बना के रख सकता है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन तीनों में आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चले कि नहीं, ये बिजनेस तो हम इस तरह की सुविधाएं देंगे, इस तरह से इनको इंफ्रा देंगे, वो सारी चीजें। तो केंद्र के साथ एक बेहतर समन्वय बनाएं और जो सहयोगात्मक संघवाद की बात है वो बनी रहे। और उसके माध्यम से क्या होगा, जो बिजनेस करना होगा वो उन कंपनियों के लिए या देश की अपनी कंपनियों के लिए वो बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों बेसिकली आज जो हमने डिस्कस किया, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें जो भारत के पक्ष में जो चीजें हैं, जो विपक्ष में हैं, और किस तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को आप फॉलो करके अपने आंसर लिख सकते हैं। बीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जब एसडीआई पे उसने क्वेश्चन पूछा है, जब उसने सुखदायिता समर्थक सूचकांकों पर क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन अगला इससे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कैसे क्या क्या प्रदर्शन रहा और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आगे और भी क्लासेस लेके आता रहूंगा मैं। आप लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं आपको, कोशिश मैं करता हूं बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं। तो अगर कोर्सेज पसंद आ रहे हो, सब्सक्राइब करना हो, तो ये मेरा कोड डाल सकते हैं RKMUS। जहां पे वीडियो देख रहे हैं उसी के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे कई सारी खुल के आ जाएंगी। वहां पे एक सब्सक्राइब टुडे करके होगा, उसके सामने एक लिंक होगा नीले कलर में, उसे टच कर देंगे आप, तो वो आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा और आप 1 साल 2 साल का जो भी कोर्स हो वो परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 6300 रुपए में। मेरा ये कोड डालना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।